लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज़ चल रही है गाइस। डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ आते हैं 20 एमसीक्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़ जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए हैं जो आगे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आगे आने वाले कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, चाहे वो आप यूपीएससी देना चाह रहे हो, यूके पीसीएस देना चाह रहे हो, यूपी पीसीएस देना चाह रहे हो, या कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं 17 जून के एमसीक्यूज़। इससे पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो ये कोर्स ज्वाइन करें, तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, जिससे कि उनके जितने भी करंट इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, वो सब कवर हो जाए और एक भी सवाल ऐसा ना हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दें तो उसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपका करंट अफेयर से आएगा और वो आपसे छूटे। सारे का सारा करंट अफेयर जो है इससे कवर हो जाएगा। तो ये दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जिनको ये पीडीएफ चाहिए, वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या है। तो एक ऐसी मांग जो समय के साथ और प्राइस के साथ चेंज ना हो, उसको हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो डिमांड डज नॉट चेंज विद प्राइस, जो डिमांड जो कीमत के साथ मांग बदलती नहीं है, उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। दूसरा सवाल आता है कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम सरकार ने निकाली थी, गवर्नमेंट ने निकाली थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो निकाला था, तो उस पर कितने न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, ये पूछा गया है। तो इस पर 12 न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि जो पोषक तत्व पे आधारित जो सब्सिडी है भारत में, वो कब शुरू की गई थी। तो वो 2010 में शुरू की गई थी। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ री हार्वेस्टिंग नोन एज, यानी कि री हार्वेस्टिंग यानी कि पुनः कटाई को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं रेटूनिंग। और ये शुगर केन यानी गन्ने की जो फसल है उसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो रेटूनिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि जो नारियल विकास बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका मुख्यालय कोची केरला में स्थित है, यानी कि फिफ्थ का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू फूड सिक्योरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं है। देखिए क्लाइमेट चेंज बिल्कुल है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर हो सकता है अच्छे से ना हो, तो क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल चैलेंज है। लैक ऑफ एक्सेस टू रिमोट एरियाज़, ये भी दिक्कत है कि अगर आपको रिमोट एरियाज़ में जाने की अनुमति नहीं है या वहाँ पे एक्सेस नहीं है आपके पास, तो वहाँ पे खाद्य सुरक्षा की कमी, खाद्य सुरक्षा पर एक जो चिंताजनक विषय है, वहाँ पे ये उठ सकता है। ओवर पॉपुलेशन से भी दिक्कत होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो और अच्छा ही है कि लोगों के पास फूड ग्रेन्स को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पूछा गया था कि कौन सा चैलेंज नहीं है। तो शुरू के 3 तो चैलेंज हैं, चौथा चैलेंज नहीं है, इसलिए ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया कि चैलेंज नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यानी कि आर्थिक विकास चैलेंज नहीं है, चुनौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कमोडिटी प्रोसेसिंग कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी प्रोसेसिंग, यानी कि किस वस्तु के प्रसंस्करण को प्राथमिक प्रसंस्करण यानी कि प्राइमरी प्रोसेसिंग कहा जाएगा। तो इसमें इकोनॉमिक्स की अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि भारत में या किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं या 4 या 5 तरह के सेक्टर होते हैं, इसमें से 3 प्रमुख हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सीधे सीधे खेती से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर या फार्म रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उससे जो रिलेटेड होता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम चॉकलेट देखें तो देखिए चॉकलेट डायरेक्टली नहीं बन सकती, चॉकलेट को आपको कंपनी से बनानी पड़ेगी। तो यानी कि अगर आप कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। बेकरी भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन जो चावल है, चावल खाली अगर आप चावल की प्रोसेसिंग करते हैं राइस की, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में आएगा। तो जो 7th का आंसर होगा, 7th का ए आंसर होगा चावल। नेक्स्ट आता है कि एफएसएससीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो एफएसएससीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है। आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि एफएसएससीआई की फुल फॉर्म क्या है। उसका सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में जब भारत आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में यानी कि 1948 में इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में।
नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट इज़ एन एग्लोमरेशन इकोनॉमी, यानी कि एक समूह अर्थव्यवस्था क्या है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ किसी शहरी जगह को इस्तेमाल करती है, उसको हम एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज़ यूजिंग अर्बन सेंटर, यानी कि शहरी केंद्र का उपयोग करने वाले जो उद्योग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से सवाल आ रहा है कि इनमें से कौन सा एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक्स सितु मोड है। तो एक्स सितु मोड का मतलब हो गया एक बाहरी तरीका है, यानी कि हम उसको प्रकृति के अनुसार उसको ढाल के नहीं, इंसान के हिसाब से उसको बाहर उसका हम कंजर्वेशन करेंगे किसी वाइल्ड लाइफ का। तो जो एक्स सितु मेथड है उसका क्या होगा, देखिए सेक्रेड ग्रूव्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये तो वो चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं और प्राकृतिक रूप में जानवर वहीं पे, कोई भी जानवर हुआ या कोई भी प्लांट और ट्री की स्पीशीज़ हुई, वो सभी वहीं पे पनपती हैं, पलती हैं। लेकिन होम गार्डन ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद बनाता है। तो ये इसलिए जो बी ऑप्शन है ये एक्स सितु कंजर्वेशन का एक मोड है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है एक पानपुर कोलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। अब सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया कि ये मध्य प्रदेश में है, सवाल ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में तो आपको गिवन है, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में ये सिचुएटेड है। तो ये श्योपुर जो ज़िला है उसमें सिचुएटेड है पालपुर कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये न्यूज़ में इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि भारत में जो एक चीता जो एक स्पीशीज़ है वाइल्ड कैट्स की, जो एक्सटिंक्ट हो गई थी 1950 के दशक में, 1950 के दौरान, तो उसको भारत में दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है कि दोबारा उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा भारत में, और उनको नामीबिया से या साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा और भारत में चीता को रखा जाएगा। तो चीता कहाँ पे छोड़े जाएंगे, उनके लिए पालपुर कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एमपी की, उसको नामांकित इसके लिए किया गया है। 13th क्वेश्चन आता है कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हर साल, और उस दिन रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। रामसार जो कि एक शहर है ईरान में, वहाँ पे वेटलैंड की सुरक्षा के लिए एक रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था 2 फरवरी को। तो ये 2 फरवरी किस साल में किया गया था, 1971 में किया गया था। सी ऑप्शन सी होगा इसका। तो 13th का सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से किस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं टू कमेमोरेट द सिग्नेचर ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ। इन्वायरमेंट का सवाल है कि जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ तो उस दिन को हम किस तरह से मनाते हैं, उसको हम इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर को ये साइन हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डोडो या रेफस क्यूक्यूलेटस एक फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी कि एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गया है पृथ्वी पे से, विलुप्त हो गया है 17वीं शताब्दी में, जिस वॉज एंडेमिक टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पूछा जा रहा है कि ये इन चारों देशों में से किस देश में से ही स्थानिक था, यानी कि इन चारों देशों में से किस देश में वो मिलता था। तो वो मॉरिशस में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक नया टर्म आ रहा है न्यूज़ में, एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए सब लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सुना होगा, लेकिन एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नया टर्म आ रहा है। तो ये उस एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज कूलिंग ऑफ द प्लैनेट और बॉडी, यानी कि एंटी ग्रीन हाउस के प्रभाव से ग्रह या शरीर के ठंडा होने का कारण बनता है, यानी कि इससे शरीर ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से जैसे जैसे एक प्लैनेट गर्म होता है, जैसे ग्रह गर्म होता है, तो एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एक ग्रह ठंडा होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर पूछ रहा है कि एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नॉट अ फिनोमिना सीन ऑन अर्थ। तो एंटी ग्रीन हाउस फिनोमिना आपको पृथ्वी पे नहीं दिखता है, ये भी सही बात है कि पृथ्वी पे ये नहीं दिखता है, तो दूसरा भी सही है। तो एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ द प्लैनेट्स बॉडी एटमॉस्फेयर टू इंफ्रारेड वेव्स, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि ओपेसिटी का मतलब होता है कि ये किसी तरंगों को अस्पष्टता के कारण, यानी कि जो धरती के अंदर घुसने नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट, या पहले मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताऊं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सोलर रेडिएशंस को धरती पे आने देता है और इंफ्रारेड को धरती पे आने नहीं देता, जब उसको जाने देता है। लेकिन उसी प्रकार से एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो प्लैनेट पे नहीं आती। अगर सूरज की रोशनी यानी कि सोलर रेडिएशन पृथ्वी पे नहीं आएगी या किसी प्लैनेट पे नहीं आएगी, तो वो प्लैनेट ऑटोमेटिकली गर्म नहीं होगा। और लेकिन इंफ्रारेड वेव्स को वो आने या जाने में बाधा नहीं बनता, तो यानी कि वो ओपेक नहीं होता, वो उसको आने जाने देता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है और पहला दूसरा इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज साइन हुई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, CBD पे, जिसको Rio+20 कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो Rio+20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे साइन हुई थी, तो ये नागोया जापान में साइन हुई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आ रहा है बायोडीजल के ऊपर सवाल है कि इनमें से बायोडीजल अगर वेजिटेबल ऑयल से बनता है तो वो ठंडे इलाकों में, ठंडे क्लाइमेट्स में अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाता। तो क्या वेजिटेबल ऑयल रिच होता है अनसैचुरेटेड फैट्स में? नहीं, ये गलत बात है।
वेजिटेबल ऑयल रिच होता है सैचुरेटेड फैट में, और सैचुरेटेड फैट में यानी कि जो संतृप्त वसा है उसमें जब ये भरपूर होता है, इस वजह से यहाँ पर जब ठंडे इलाकों में जाते हैं तो तेल में आइस के क्रिस्टल्स जम जाते हैं। जब तेल में आइस के क्रिस्टल्स जम जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है और गाड़ियाँ जो हैं चल नहीं पाती। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि बायोडीज़ल अगर हम वेजिटेबल ऑयल की जगह कैनोला के ऑयल से बनाएं, CANOLA, तो अगर हम कैनोला ऑयल से तेल बनाएंगे तो वो सर्दी के क्लाइमेट में भी यानी कि ठंड क्लाइमेट में भी चल पाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी बर्ड सेंचुरी दे रखी है और एक स्टेट दे रखे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। तो ओखला बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में नहीं है, ये यूपी में है, नोएडा ने अगर आपने नाम सुना हो तो NOIDA यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। तो ओखला जो है वो आपको यूपी में मिलेगा। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत होते तो बी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर डी भी नहीं हो सकता। रंगनथित्तु जो बर्ड सेंचुरी है ये आपको कर्नाटका में मिलेगा और सलीम अली कुआं में मिलेगा। तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो गया। तो 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल आता है कि इनमें से कौन सी चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यान को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, और टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर रिजर्व। तो इनमें से टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य की सरकार घोषित कर सकती हैं। तो वो सिर्फ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यानी कि 1 and 2 ओनली। टाइगर रिजर्व्स को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती कि ये पर्टिकुलर एरिया टाइगर रिजर्व है। सरकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि इस एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। किसी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करना ना करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो टाइगर रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जबकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो उसका आंसर क्या होगा, बी, केवल 1 और 2। तो इसी के साथ आज के 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं गाइज। आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने उसमें सही हुए, कितने गलत हुए। जैसे जैसे आप रोज़ अटैम्प्ट करते चल जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ता चल जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।